Hello student, welcome in Rishi Solutions, and in the series of solutions of JEE Mains 2024 27 January second shift. This is the sixth part in which modern physics related solutions are provided here. In this series of modern physics, the next question is the threshold frequency of a metal with work function of 6.63 electron volt. The electron volt is actually the unit of energy. So here we have to calculate the frequency, threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब क्या हुआ? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी में अब एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई एनर्जी फोटॉन एनर्जी फॉल करती है किसी मेटल में, तो उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो इमिट होती है। और जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, मतलब जैसे कि ये हमारा कोई मेटेलिक बॉडी है और उसमें एनर्जी फॉल कर रही है, ई नॉट की एनर्जी फॉल कर रही है और उसमें डब्ल्यू एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो जो रिमेनिंग होगी ई माइनस डब्ल्यू, ई नॉट माइनस डब्ल्यू विल बी इमिटेड हियर, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। तो थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इमिट द इलेक्ट्रॉन। तो फॉर दिस एट लीस्ट डब्ल्यू एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर। इफ ई नॉट इक्वल टू डब्ल्यू देन ई विल बी जीरो, मतलब अगर ई नॉट की वैल्यू डब्ल्यू से ज़रा से भी ज़्यादा होगी तो देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर जो लिमिटिंग एनर्जी होगी हमारी क्या हो जाएगी, वो डब्ल्यू हो जाएगी। वो डब्ल्यू दिया हुआ है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी ई नॉट दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगी, उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी के हमको फ्रिक्वेंसी निकालनी है। और हमको ये पता है कि ई नॉट इक्वल टू एच न्यू होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी यहाँ पूछ रहा है, और ई नॉट इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि ई नॉट इक्वल टू 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखो, ये अगर थ्रेशोल्ड कंडीशन की बात करें हम, उस कंडीशन पे जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो ई नॉट माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो ई नॉट हो जाएगा हमारा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो क्या है, न्यू नॉट है, तो एच न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू, ये हमारा ई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट हो गया, दैट इज इक्वल टू 6.63 electron volt, and for this we have to convert this electron volt in joule. ओके, तो न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच। अब यहाँ पर अगर हमको ई वी अपॉन एच अगर हम पहले से कैलकुलेट कर लें, ई वी अपॉन एच, ई वी अपॉन एच का कैलकुलेटर है, अगर हमने लर्न कर लिया है तो सिंपली हमको क्या करना होगा, न्यू नॉट के लिए 6.63 मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये डेटा जो है ई वी अपॉन एच इट शुड बी रिमेंबर्ड। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ई वी अपॉन एच, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 जूल, एच दिया हुआ है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है इट शुड बी रिमेंबर्ड फॉर ईच स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा कि हमको ये टाइम बचेगा, ए वी अपॉन एच, तो हमारी जो वैल्यू होगी 0.024, कम से कम 0.24 तो याद ही हो, और पावर क्या है 10⁻15 जो कि कॉमन पावर है 10⁻15, ये इट कैन बी लर्न, तो 0.24 भी चलेगा अप्रॉक्सीमेट आंसर के करीब पहुंचने के लिए। तो वहाँ से ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो 0.24 क्या, ई वी अपॉन एच इट शुड बी रिमेंबर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट सॉरी न्यू नॉट इक्वल टू, अब जो वैल्यू रखेंगे हम 6.63 इंटू ई वी अपॉन एच की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻15, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में देखो ये 1.6 है, तो 10⁻15 तो पहले हम चेक करेंगे 10⁻15 है कहाँ, 10⁻15 दो ऑप्शन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है। तो अगर 0.254 याद है और इंटू 6 भी करेंगे, अगर हम इंटू 6 कर देते हैं, मान लो 0.24 इंटू 6, तो भी हमको ये पता चल जाएगा कि 1 पॉइंट में सिर्फ यही एक आंसर आ रहा है जिसका मल्टीप्लाई 10⁻15 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो सिर्फ हमको क्या याद करने की जरूरत है, ए वी अपॉन एच याद करने की जरूरत है, तो जिससे हमको यहाँ पर ये रिजल्ट में पहुँच सकते हैं। और दूसरा डेटा है, इसी से रिलेटेड पूछ सकता है कि अगर हमको एच सी अपॉन वी, अगर हमको लेमडा निकालना हो, मान लो है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना हो करस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पर हमको एच सी अपॉन ई वी की जरूरत पड़ेगी।
तो वो भी डेटा याद करने की यहाँ पे जरूर हमने एक्स्ट्रा एम दे दिया है, Hc/eV मस्ट बी लर्न, जो कि होती है 12,423.75 एंगस्ट्रॉम। तो ये याद करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो पहला जो यहाँ पर पॉइंट है ये याद करने की ज़रूरत है, दूसरा नोट करने की बात है, और दूसरा ये EV/H, ये दोनों वैल्यू याद करने की ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज, आर की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ कह रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है, एक ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैटर है। तो अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो एक्स वाई जेड देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर हम रोटेशनल की बात करें तो वहाँ पर 2 प्लेन है रोटेशन का, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2। तो ये हमको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला होता है 3/2 kT। kT क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेंगे 27 + 273, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन आ जाएगा। अब ये है 1 मॉलिक्यूल का, यहाँ पर है 1 मॉलिक्यूल, और पूछ क्या रहा है? 1 मोल का पूछ रहा है। तो देयर आर Na, एवोगैड्रो नंबर Na टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ रोटेशनल काइनेटिक की बात करें तो 2 एक्चुअली क्या होता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होता है 1/2 kT। तो ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2, और रोटेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, तो 2/2 kT, दैट इज kT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 5/2 kT। अब अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर Na का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। अब ये K × Na इक्वल टू होता है R। अब ये यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल टू 5/2 RT। R गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो 5/2 RT वैल्यू को दिया हुई है, पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 6232.5 जूल। ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास 12 दिया है, दिस इज 12.000 U एटॉमिक मास यूनिट है, एंड दैट ऑफ कार्बन 13 इज 13.003354 एटॉमिक मास यूनिट। द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम C13 इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कार्बन 13 से हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, फॉर दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर होने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी को हम इसमें अगर एनर्जी इसमें हम पुट करेंगे, एनर्जी के कारण न्यूट्रॉन निकलेगा, तो एनर्जी जाएगी कहाँ? एनर्जी कन्वर्ट होगी मास में, फ्रॉम आइंस्टीन थ्योरी से मास से एनर्जी कन्वर्ट होती है और एनर्जी से मास। तो जो आउटपुट आएगा 6C13 से आउटपुट आ जाएगा 6C12 + 0N1, तो वहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी ये एनर्जी अगर कंज्यूम होगा यहाँ पर 13C में, तो उसी के कारण न्यूट्रॉन निकलेगा। तो ये एनर्जी इस साइड में मास के रूप में, एक्स्ट्रा मास के रूप में यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों का मास, इन दोनों का जो सम, मास का जो सम होगा वो कार्बन 13 के मास से ज़्यादा होगा, तो वो हमको मास डिफेक्ट निकालने की ज़रूरत है। और वो मास जो डिफेक्ट आएगा, जो इंक्रीमेंट इन मास होगा, दैट विल बी मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी डेल्टा ई, जो कि हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप पहले मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ राइट साइड RHS, दैट इज मास ऑफ कार्बन 12 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ LHS। तो मास ऑफ LHS में कार्बन 13 आ जाएगा, दोनों को जो वैल्यू पुट करेंगे हम दोनों साइड का, तो हमारे पास ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम एनर्जी में, क्योंकि हमको ये पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एनर्जी डेल्टा ई आ जाएगी। तो डेल्टा ई इक्वल हो जाएगा 4.948 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 मैच कर रहा है 4.95, जो कि उसके अप्रॉक्सीमेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडबर्ट कांस्टेंट इज आर, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पास्चन सीरीज विल बी अल्फा अपॉन 7r वेयर अल्फा इज। अब यहाँ पर पास्चन सीरीज का क्वेश्चन पूछ रहा है और ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या कैसे हो सकता है। एक्चुअली वेवलेंथ कैसे इमिट करेगी, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, और वहाँ से लोअर स्टेट में फॉल करता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो hc अपॉन लेमडा से निकल आएगा, तो वेवलेंथ। अब अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लेस। अगर एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम है, दोनों में की एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम है, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी हो सकता है कि जब दो स्टेट होंगे इलेक्ट्रॉन के, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, दोनों के बीच के डिफरेंस क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। लोवेस्ट होने का मतलब क्या होगा कि जो उसमें जो ऑर्बिट नंबर होंगे वो मिनिमम होने चाहिए, यानी कि गैप कम से कम हो, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। अब जैसे फार्मूला दिया है 1 अपॉन लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि लार्जेस्ट तभी होगा जब n1 और n2 में जो डिफरेंस होगा वो लोवेस्ट हो, और लोवेस्ट का मतलब कि n2 मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब n2 इक्वल टू n1 प्लस 1 होना चाहिए, इससे लोवेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर मान लो ग्राउंड स्टेट है हमारा n1 और एक्साइटेड स्टेट मस्ट भी उससे एक ज़्यादा ही होगा, तभी हमारा जो लेमडा आएगा वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो इसको अब और भी अच्छे से अभी क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे जेड क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक आइटम की ही बात कर रहा है, जिक्र नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन लाइक आइटम है, तो उस केस में जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर आते हैं सीरीज, जो डिफरेंट टाइप की सीरीज होती हैं। पहला सीरीज होती है लाइमन सीरीज में जो ग्राउंड स्टेट होता है वो n1 क्या होता है 1 है, ऑर्बिट नंबर 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है 1 पर है, तो यहाँ पर 1 पर है तो लाइमन सीरीज बनेगी, यानी कि अगर n1 1 है तो n2 हो जाएगा 2 3 4, तो लाइमन बनेगा। अब यहाँ पर n2 फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और n2 फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया। अब यहाँ पर जैसे पहले ही बताया गया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगा जब n2 और n1 में डिफरेंस लीस्ट हो, यानी कि n2 मस्ट बी ग्रेटर देन n1 प्लस 1। तो यहाँ पर ये केस है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब n1 से एक ज़्यादा हो, यानी कि 2 हो गया। सिमिलरली बामर सीरीज की बात करें हम, तो n1 2 होता है और n2 हो जाएगा 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब हमारा n2 हो जाएगा 2 प्लस 1 3 के बराबर हो जाएगा, तब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा। इसी तरह से पास्चन में आ जाएंगे तो उसमें n1 3, n2 हो जाएगा 3 से ज़्यादा, यानी कि 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो उस केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब n2 इक्वल टू n1 प्लस 1, n1 हमारा 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगा। इसी तरह से ब्रैकेट और सीरीज में बात करेंगे तो इसी तरह होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम और दूसरा अगर क्वेश्चन में चेंज कर दे, अब पूछे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, वही बात उसका उल्टा कि दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, जब ये शॉर्टेस्ट होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब n1 और n2 में गैप जो है, डिफरेंस जो है बहुत ही लार्ज होगा। ये तभी पॉसिबल है जब n2 क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि अगर n2 हमारा इनफाइनाइट है और n1 जो उसका स्टार्टिंग नंबर वो रहेगा, तो हमारा वेवलेंथ आ जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। या अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें, क्वेश्चन फिर चेंज कर दे, तो फ्रिक्वेंसी इसके जस्ट अपोजिट आएगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी फ्रिक्वेंसी। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये लीस्ट हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ समझने की जरूरत है, क्वेश्चन यही नहीं आएगा बार बार, क्वेश्चन इसमें कई सारे बन सकते हैं, तो सबका सोल्यूशन इसमें दे दिया गया है। फॉर पास्ट, आप यहाँ पर्टिकुलर बात कर रही है, पास्चन सीरीज की बात हो रही है। फॉर पास्चन सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 है तो 3 से एक ज़्यादा 4, सीधे से। तब यहाँ जब इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 7r अपॉन 144। अब इसको हमको लेमडा एल निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लेमडा एल क्या हो जाएगा 144 अपॉन 7r। अब पूछ रहा है अल्फा, तो सीधे से यहाँ आप साफ दिख रहा है कि अल्फा इक्वल टू 144 आ जाएगा। तो अब इसको और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, इसमें हम इसी बात को जो डिफरेंस सीरीज दिया हुआ है इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब ये
डिफरेंट सीरीज दी हुई है, लाइमन सीरीज है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो ग्राउंड स्टेट है 1 पर है, और अपर जो है स्टार्टिंग स्टेट हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? लाइमन सीरीज में। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी डिफरेंस 1 से 2 में जो होगा वो सबसे कम होगा, फिर 1 से 3 में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 से 4 में एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा होगा, फिर 1 से 5 में और भी ज़्यादा होगा, और 1 से इनफाइनाइट में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। अब एनर्जी डिफरेंस जिसमें सबसे कम होगा तो सीधी सी बात है एनर्जी डिफरेंस यानी डेल्टा ई, 1 से 2 के बीच डेल्टा ई है एनर्जी डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है? डिनोमिनेटर में है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस अगर लीस्ट है तो लेमडा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है यहाँ पर। तो लार्जेस्ट जो वेवलेंथ होगी इसकी होगी, ये पहली वाली लाइन की होगी लार्जेस्ट वेवलेंथ। उससे छोटी कौन सी वेवलेंथ होगी? ये होगी। उससे छोटी कौन सी? इसकी होगी। और उससे सबसे लास्ट जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो इसकी होगी, जिसकी N2 क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली। इसी तरह से बामर सीरीज की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट के लिए, और जो आखिरी वाली लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए यहाँ पर। तो इसी तरह से आगे हम पास्चन वगैरह की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ को फिर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो भी एरो जहाँ पे जा रहे हैं ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए सारे सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो जो यहाँ पर एरो अब थ्रो हो रहा है ये सब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की क्या है खास बात? कि जो N2 होगा वो इनफाइनाइट चला जाएगा सबका, ठीक है। तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और दूसरी जो समझने वाली बात है, जो अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब ये कह दे मान लो कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज का और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज किसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, मतलब लॉन्गेस्ट में भी कंपेरिजन पूछ सकता है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर ये याद करने वाली बात है कि फ्रॉम लाइमन टू बामर अनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे हम, लाइमन बामर पास्चन आगे बढ़ेंगे, तो वो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहने की बात या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे फ्रॉम लाइमन टू अनवर्ड्स। तो ये बात है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ईच सीरीज इंक्रीजेस फ्रॉम लाइमन टू अनवर्ड्स। तो यहाँ पे यह भी समझने वाली बात है, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, ये जो पहली लाइन ये इससे ज़्यादा होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज की, उससे ज़्यादा होगी पास्चन की अनवर्ड्स। इसी तरह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, ओके। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी और भी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर तो जरूर लेंगे, उससे रिलेटेड करीब 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन विथ लर्निंग है, मतलब आपको लेक्चर भी दिया जा रहा है और साथ में सॉल्यूशन, मात्र सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।